नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और आज हम शुरू कर रहे हैं मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा है। पहला दौर। फिल्मों में एक चीज़ को फ्लैशबैक कहते हैं, अर्थात वर्तमान से भूतकाल में छलांग लगा जाना। फ्लैशबैक तभी सफल होता है जब दर्शकों को नाटक के वर्तमान का काफ़ी एहसास करा दिया जाए, फिर उन्हें अंगुली लगाकर भूतकाल या भविष्य में कहीं भी घुमाया जा सकता है। अपनी फिल्मी जीवन कथा का फ्लैशबैक शुरू करने से पहले आइए ज़रा वर्तमान के उद्यान में थोड़ा टहल लें। चैम्बूर का इलाका, स्टूडियो का मेकअप रूम। मेकअप मैन ने रीति के अनुसार मेकअप का पहला तिलक आईने को लगाया, फिर मेरा मेकअप करना शुरू किया। अब वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ बालों को काला करना शेष रह गया है। महीने डेढ़ महीने से मैंने खिजाब का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ब्रश के साथ काली पेंसिल घिसा घिसा कर बालों के ऊपर फेर रहा हूँ, जो कि बड़े झंझट का काम है। अभी अभी ड्रेसमैन मेरी मिलिट्री की वर्दी और काले डब्बली बूट रख कर गया है। उनकी तीखी पॉलिश की गंध से सारा कमरा भर गया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कमरा बहुत छोटा है। दरअसल बड़े सारे एक कमरे में 2 और दीवारें डालकर 3 कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। कोई 10 वर्ष पहले जब फिल्म स्टार भगवान दादा ने यह स्टूडियो अपने हाथ में लिया था, तो मेकअप रूम उन्होंने स्वयं बड़े शौक से बनवाए थे। उस समय उनकी फिल्म अलबेला बड़ी जोरदार हिट हुई थी। भगवान दादा का सवालिया अदा से ठुमक ठुमक कर नाचना लोगों को बहुत पसंद आया था। मजदूर वर्ग तो सदा से ही भगवान दादा पर जान न्यौछावर करता रहा है। एक बार टैक्सी ड्राइवर के मुंह से मैंने सुना था, अरे एक बार वो कह दे कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, खुदा की कसम उसी वक्त चाबी हवाले करके नीचे उतर जाऊं। राज कपूर और दिलीप कुमार निसंदेह कई गुना अधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन गरीब वर्ग मारधाड़ की फिल्में ज़्यादा देखता है, इसलिए भगवान दादा का उनके दिलों में विशेष स्थान है। वो पर्दे पर अनपढ़ों की तरह हूबहू अनपढ़ और गंवारों की तरह गंवार ही दिखाई देते हैं। लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनका अपना कोई सगा संबंधी उठकर इतनी ऊंची जगह पहुंच गया हो और गीता बाली जैसी हसीना के साथ रोमांस लड़ा रहा हो। भगवान दादा इससे पहले सामाजिक फिल्मों में कम ही आए थे। सामाजिक, स्टंट और धार्मिक, हिंदी फिल्मों के ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र के कलाकार के लिए दूसरे क्षेत्र में कदम रखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अलबेला दादा ने खुद बनाई। उन्हें बड़ा लाभ हुआ था। तुरंत ये स्टूडियो लीज पर ले लिया गया था। जिस मेकअप रूम में मैं इस वक्त बैठा हूँ, स्टूडियो की वर्तमान मालकिन ने दादा के सम्मान में उनके लिए सुरक्षित रखा हुआ है। पर अब स्टूडियो की अपनी किस्मत भी डगमगाई हुई है। 2 में से 1 फ्लोर तो किसी फैक्ट्री के कब्जे में जा चुका है। वहाँ टेलीविज़न के सेट जोड़े जा रहे हैं। मेरा ख़ास लिहाज करके चाबी भगवान दादा के कमरे से मंगाई गई है, क्योंकि शेष दोनों कमरे निरूपा रॉय और ललिता पवार के कब्जे में हैं। 2 हीरो एक मेकअप रूम में भले ही समा जाएं, पर 2 हीरोइनों का एक मेकअप रूम में समाना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर तब जब वो हीरोइन से हटकर भूतपूर्व हीरोइन बन चुकी हो। सब फिल्म स्टारों को एक दिन उसी अस्ताचल के देश में जाना है। कहाँ गई गीता बाली? अच्छा ही हुआ जो मर गई। मुझे पता है किस तरह अस्ताचल की सुर्ख रंगत जलते हुए कोयलों की तरह उनका अंग अंग जलाती रहती थी। उन दिनों 3-4 फिल्मों में हम इकट्ठे हीरो हीरोइन आए थे। एक दिन M&T स्टूडियो में, वो भी अब एक फैक्ट्री में बदल चुका है, मैंने अपने कानों से उन्हें एक सहेली से ये कहते हुए सुना था, हुण तां बस ए बूथी सड़िया बलराज ही रह गया है मेरे भागां विच हीरो बनन लई। अब तो बस ये मुंह जला बलराज ही रह गया है मेरी किस्मत में हीरो बनने के लिए। इससे कुछ वर्ष पहले जब उनकी पतंग आकाश में चढ़ी हुई थी, उन्होंने एक फिल्म में कहानी बेहद पसंद आने के बावजूद काम करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि निर्देशक ने मुझे हीरो लेने के बारे में सोचा हुआ था। निर्माता ने मिनटों में निर्देशक का दिमाग ठिकाने लगा दिया था। भगवान दादा भी अब रिटायर हो चुके हैं। मेकअप रूम को ताला लगा कर रखना अपने आप को तसल्ली देने वाली बात कही जा सकती है, पर क्या पता ये उनके लिए यादों का ताजमहल हो। हर स्टूडियो का मेकअप रूम एक तरह से यादों का ताजमहल ही होता है। इसके आईने में अभिनेता अभिनेत्री का चेहरा ही नहीं, आत्मा भी अपना प्रतिबिंब छोड़ जाती है। पर क्या लाभ इस किस्से को छेड़कर? अजीब निराली दुनिया है हम तमाशे वालों की। वो जो दुनिया को हंसाते रुलाते हैं, लोगों की कल्पना को उड़ाकर एक तिलिस्मी दुनिया में ले जाते हैं। हम खुद भी उसी दुनिया में जा बसते हैं।
अपने वास्तविक जीवन को फिल्म या नाटक बनाकर छोड़ देते हैं और इस तरह हमारे प्रशंसकों का आनंद दोगुना चौगुना हो जाता है। फिल्म स्टार की जितनी लंबी चौड़ी मोटर पास से गुजर जाए, प्रशंसक की खुशी की सीमा नहीं रहती। इतनी खुशी तो उसे शायद मोटर अपने नाम लिखवा कर भी ना मिले। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा फिल्म स्टार अपनी तस्वीर देखने की इच्छा से फिल्मी पत्रिका खोलता है। हर रोज़ अखबार में सबसे बड़ी खबर शहर में चल रही उसकी फिल्म का इश्तिहार होता है। वो भले ही कई सप्ताह में क्यों न छप रहा हो, नज़र तीर की तरह उड़कर वहीं जाती है। इश्तिहार में ठीक जगह अपना नाम छपा देखकर उसे वही खुशी होती है जो एक सिगरेट पीने वाले को छाती में गहरा धुआं खींचकर होती है। दुनिया की कोई और खुशी शायद इस काल्पनिक खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती। काल्पनिक खुशियाँ जिन पर खूबसूरत मेकअप हो और जो तेज़ रोशनियों में जगमगा रही हों, फिल्म स्टार को बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह ज़िंदगी के सब तूल अर्ज़ विकृत पर सुखद बन जाते हैं। जैसे गोलाकार आईने में शक्लें बेमाप हो जाती हैं और फिल्म काल्पनिक खुशियों का रंगीन जाम एक दिन नाजुक हाथों से गिरकर चूर चूर हो जाता है। रोशनियां बुझ जाती हैं। किसी को जिंदगी और किसी को मौत अपने खुरदुरे हाथों से खींचकर कल्पना लोक से बाहर निकाल लाती है। उन हजारों और लाखों निगाहों की परछाइयां अचानक खो जाती हैं जो फिल्म स्टार के लिए फूलों की सेज बनी होती हैं। अगर बाकी बचे खुचे का नाम जिंदगी है तो वो मौत से किसी भी तरह बेहतर नहीं है। अपनी छोटी सी जिंदगी में इस मेकअप रूम के आईने ने क्या क्या नहीं देखा होगा। कितना हसीन था ये कमरा जब नया नया बना था। कल की ही बात लगती है जब एक शाम कॉमेडियन राधा कृष्ण, भगवान दादा, मैं और एक दो अन्य व्यक्तियों ने यहाँ बैठकर विस्की पी थी। कमाल के मूड में थे राधा कृष्ण उस शाम। बोतल अभी खुली भी नहीं थी कि वो 4 पैगों जितने नशे में आ गए थे। एक एक बात ऐसी चमत्कारपूर्ण ढंग से निकलती थी उनके मुंह से कि कागज़ पेंसिल लेकर नोट करने को जी चाहता था। और जितने गुणी, जुबान के माहिर, दिलवाले और रंगीन मिजाज आदमी पिछले 20 बरसों में मैंने इस फिल्मी दुनिया में देखे हैं, कहीं और नहीं देखे। बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि इतने अच्छे व्यक्तित्वों के स्वामी इतनी थर्ड क्लास फिल्में बनाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। और अगले रोज़ राधा कृष्ण ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एक दीवार के साथ उसकी पूरी लंबाई जितना लंबा, नर्म, मुलायम लाल रंग का दीवान लगा है, जैसा कि एयर कंडीशन रेलवे कंपार्टमेंट में होता है। कंपार्टमेंट की खिड़की वाली जगह पर एक बड़ा चौकोर आईना लगा हुआ है, जिसके सामने बैठा हुआ मैं बाल काले करने का काम लगभग समाप्त कर चुका हूँ। आईने के आसपास ऊपर नीचे तेज़ बल्ब जल रहे हैं। मेकअप का सामान रखने के लिए शेल्फ और खाने भी बने हुए हैं। दीवान के सामने वाली दीवार खाली है, सिवाय कपड़े लटकाने के लिए एक डंडे और छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए छोटे छोटे शेल्फों के। ये खाली दीवार कमरे की वर्तमान दयनीय हालत का मुक्त कंठ से वर्णन कर रही है। गंदगी और मैल की तहों पर तहें चढ़ी हुई हैं, जैसे किसी गीली किताब के सारे पन्ने जुड़ जाएं और नीचे की लिखावट ऊपर वाली में गड्ढमड्ढ हो जाए, या जैसे कोई आजकल के फैशन का चित्रकार कैनवस पर खामखा रंग के छींटे मारता रहा हो कि अपने आप को यह आकृति उभर आएगी। मेकअप के रंगदार धब्बे, पान की थूकें, रसगुल्लों की चाशनी और अन्य अनेक तरह के दाग हैं जिनकी तरफ अगर ध्यान से देखा जाए तो दिल कच्चा होने लगता है। स्टूडियो के मालिकों के लिए आजकल फिल्मी धंधा उतना लाभप्रद नहीं रहा, इसलिए उसे साफ सुथरा रखने के लिए वो एक कौड़ी तक खर्च करना पसंद नहीं करते। ज़मीन जायदाद की कीमतें आकाश पर चढ़ी हुई हैं। स्टूडियो को बेचकर वो बिना किसी मेहनत के बेहिसाब पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस फिल्म के धंधे में रखा क्या है, जहां लखपति से कंगाल होते देर नहीं लगती। इस स्टूडियो की मालकिन भी उस दिन का बड़े चाव से इंतज़ार कर रही होगी जब टेलीविज़न फैक्ट्री वाले दूसरा फ्लोर भी किराए पर ले लेंगे। फिर कर्मचारियों को स्टूडियो से बाहर निकालने का उसे अच्छा बहाना मिल जाएगा। चूं भी नहीं कर सकेंगे, वो खुद ही मर खप जाएंगे, किसी को क्या। कितना जवान जवान लग रहा हूँ बाल काले करके। क्या हुआ अगर अब तक सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं? आधे बाल तो फिल्मों में आने से पहले ही सफ़ेद हो चुके थे। किसी से क्या छुपाना, मुझे बाल काले करते हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। कुछ बाल पिछले विश्व युद्ध में बमों के धमाकों से और कुछ मेरी अल्हड़ जवानी के सिर उठाते ही गर्दन पर पड़े धक्कों और मुक्कों ने सफ़ेद कर डाले हैं। मेरा फिल्मों में आना एक तरह से जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम उठाने के बराबर है। पर अब
मैं अपने आप को और दुनिया को धोखा दे देकर थक चुका हूँ। सोचता हूँ कि इतना समय क्यों ना कुछ पढ़ लिख लूँ। अब रह ही कितनी गई है ज़िंदगी। शबनम की शादी हो गई है, परीक्षित 27 बरस का जवान है, मुझसे दूनी चौगनी ताकत वाला। प्रोड्यूसरों की भूखी नज़रें हर वक्त उसका पीछा करती रहती हैं। फिल्मों के बारे में मैं जितना 20 साल तक सिर खपा कर सीखा हूँ, वो प्रवेश करने से पहले ही सीख चुका है। फिर ये सारी खींचातानी करने की क्या ज़रूरत है। फौजी मेजर की वर्दी पहनाने में ड्रेसमैन ने मेरी सहायता की है। अब मैं बड़े स्मार्ट अंदाज से स्टूडियो की विशाल अहाते में से गुजरता हुआ दफ्तर की तरफ जा रहा हूँ। एक निर्माता को टेलीफोन करना है जिसने कल रात बड़ी बेदर्दी से मेरा अपमान किया था। नहले का जवाब दहले से देना है। वो निर्माता और मैं किसी ज़माने में कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। मेरे दिल में दोस्ती की बड़ी गहरी कद्र है, इसीलिए दोस्तों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। कितने बरस से हम दोनों अपनी अपनी जगह सफलता की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस दिन मैं उसके हाथों चढ़ गया। मैंने हर मुमकिन ढंग से दोस्ती पर किसी तरह का धब्बा न आने देने की कोशिश की। पैसों की भी बात अपने मुंह से कभी नहीं की। जो उसने दिए ले लिए, दूसरों से जो लेता हूँ उसके आधे भी नहीं। समय असमय जब भी उसने बुलाया, दूसरों का काम छोड़कर पहले उसका काम किया। फिर भी जालिम का दिल नहीं भरा। मुश्किल से थोड़ा सा काम बाकी रह गया था कि ठीक उस वक्त उसने पीछे से मुझे लात दे मारी। अच्छा, वो भी क्या याद करेगा। अपमान सहना तो मैंने भी नहीं सीखा है, पर कारण क्या है उसके इस तरह करने का समझ में नहीं आ रहा। रात देर तक मैं सो नहीं सका था। सुबह उठते ही मेरा दिमाग खौल उठा था। तन बदन ऐसे जल रहा था जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। कल घर से निकलने से पहले डायरी देखी थी। सेक्रेटरी ने लिखा था कि चैम्बूर की शूटिंग के बाद शाम को 7 से 10 बजे तक दादर में उस दोस्त की फिल्म के 2 शॉट्स देने जाना है। मैं ठीक समय पर थका हारा उसकी हाजिरी देने के लिए जा पहुंचा। क्या देखता हूं कि वही स्टूडियो के अहाते में निश्चिंत होकर किसी और आर्टिस्ट के शॉट ले रहा था। मेरी ओर उसने इस तरह घूर कर देखा जैसे बिना दस्तक दिए उसके सोने के कमरे में चला गया हूँ। फिर वो देर तक इधर उधर की बातें करता रहा, कभी हीरोइन के साथ, कभी हीरो के साथ। असली बात का जिक्र तक नहीं आया कि मेरा शॉट कब लेना है भी या नहीं, या मुझे अकारण बुला लेने का कोई अफसोस किया होता। उसके नौकरों चाकरों ने भी कोई पूछताछ नहीं की। मैं वैसे ही मुंह उठाए वापस चला आया। राह में सोचा शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी या डायरी गलत पढ़ ली होगी। घर आकर पुष्टि की, न मैंने और न मेरे सेक्रेटरी ने कोई गलती की थी। मेरे अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। खाने की मेज़ पर मेरा बेटा अपने एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे रूसी फिल्म स्टार को उतना ही वेतन मिलता है जितना एक प्रोफेसर या इंजीनियर को। साधारण लोगों की तरह ही वो बसों और ट्रेनों में बैठकर आते जाते हैं। किसी किसी के पास ही गाड़ी होती है। न कोई उनके काम को और न कोई उनके व्यक्तित्व को असाधारण महत्व देता है, बल्कि फिल्म के लेखक या निर्देशक अभिनेता से कहीं अधिक पैसे लेते हैं। मैं बीच में ही बोल पड़ा, वहाँ की और हमारी सामाजिक स्थिति में बड़ा फ़र्क है। यहाँ हिंदुस्तान में झूठी शान दिखाए बगैर इंसान की अपने घर में भी कद्र नहीं होती, बाहर का क्या कहना। मेरा बेटा और उसका दोस्त हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। कुछ समय से मेरा वो निर्माता दोस्त इशारों इशारों में अपनी अगली फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ रहा था कि बड़ी शानदार कहानी है, बड़ा शानदार रोल है, पर मैं अनसुनी कर जाता था। जहाँ दिल औपचारिकता में फंसा रहे, काम करने का सच्चा आनंद नहीं मिलता। शायद उसने मेरी खामोशी का अर्थ मेरा अहंकार समझा हो, या शायद सोचा हो कि मैं पैसे ज़्यादा मांगने की चाल चल रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये तरीका सोचा। कितनी ओछी हरकत है। अच्छा पानी फेरा है पिछले 30 वर्षों की दोस्ती पर। अब मैं स्टूडियो की कैंटीन के पास से गुजर रहा था। किचन की खिड़की से 2 कर्मचारी लड़के बाहर झांक रहे थे, एक 16 साल का और दूसरा 20-25 का। उन्हें देखकर मैंने दूर से ही अपनी फौजी जंगल हैट दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। हेलो बलराज, छोटे लड़के ने आवाज़ दी, जैसे मैं भी उसी की उम्र का हूँ। हेलो, मैंने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया और आगे बढ़ गया। मेरी चाल कुछ और चुस्त हो गई। धर्मेंद्र का बाप, दूसरे ने नारा लगाया। मेरी चाल कुछ ढीली पड़ गई। मेरी अजीब हालत है। आजकल रवेल की फिल्म संघर्ष में वैजंती माला के प्रेमी का रोल कर रहा हूँ। दिलीप कुमार मेरे रकीब हैं और शाम बहल की फिल्म में वही वैजंती माला मेरी बेटी बनी हुई है। मैं आधी फिल्मों में जवान हूँ, आधी फिल्मों में बूढ़ा हूँ।
एक बात ज़रूर निर्माताओं को चुभती होगी कि उम्र ढलने के बावजूद मेरी मार्केट उतरने का नाम नहीं ले रही, बल्कि रोमांस के रोल जो मैंने जवानी में नहीं किए थे अब कर रहा हूँ। जवानी के दिनों में मेरे प्रशंसकों ने अपने ख़तों में मेरी खूबसूरती का जिक्र कभी नहीं किया था। अब लड़कियाँ लिखती हैं, आए दिन बहार के में सफ़ेद सूट पहनकर आप कितने अच्छे लगते हैं, क्या आप उस पोज में मुझे अपनी रंगीन फ़ोटो भेज सकेंगे? और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या मैं वही कलाकार हूँ जिसने बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्मों में काम किया था। उस निर्माता दोस्त की फिल्म में भी तो मैं एक जवान आदमी का ही रोल कर रहा हूँ। शायद वो मेरी बढ़ती हुई शोहरत से चिढ़ गया हो और मेरी चमकती हुई फिल्मी जवानी से। सोचता हो कि ये दूसरा अशोक कुमार कहाँ से पैदा हो गया। मेरा अपमान करके उसने शायद अपना हीन भाव दूर करना चाहा हो। तब तो कोई बुरी बात नहीं, दिल कुछ और फूल उठा, चाल में और ज़्यादा चुस्ती आ गई, दिमाग ऊंची उड़ाने भरने लगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। हॉलीवुड में तो अभिनेता मेरी उम्र को पहुंचकर शिखर छूते हैं। क्या पता इस देश में उल्टी गंगा बहाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही आन पड़ी हो। अगर ये अनहोनी हो गई तो राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की क्या हालत होगी। वो तो सब मुझसे 10-10, 12-12 वर्ष छोटे हैं। उनका तो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब हराम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को शेख चिल्लीपन से खींचकर बाहर लाया हूँ। कहाँ जा पहुँचा है मन। जितनी शोहरत इन कलाकारों को मिली है मेरे सपनों में भी नहीं आ सकती। ज़रा अपने होश ठिकाने लगाओ। अहाते में पुराने सेटों और धार्मिक फिल्मों के बेकार हुए देवी देवताओं के ढेर लगे हुए हैं। कभी न कभी किसी ढेर के नीचे बलराज साहनी की हड्डियां भी सड़ती हुई मिलेंगी। मन में ख्याल उठा। कहाँ गई सहगल, काननबाला, पहाड़ी सान्याल, जमुना, बरुआ और चंद्रमोहन की शोहरतें। कभी न कभी मेरे निर्माता दोस्त को भी वहीं पहुंचना है जहां न्यू थिएटर्स और प्रभात फिल्म कंपनी वाले पहुंच चुके हैं। कोई 2 दिन पहले और कोई 2 दिन बाद। अब तो बम्बई के स्टूडियो भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। गुरुदत्त स्टूडियो में से सरकार सड़क निकालने पर तुली हुई है। सेंट्रल स्टूडियो हस्ती से मिट चुका है। उसकी जगह 10-10 मंजिलों की इमारतें बन चुकी हैं। पर जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ इन इमारतों से अनगिनत यादें उठकर मेरे चारों तरफ उड़ने लगती हैं, चुड़ैलों की तरह। मरने से कुछ दिन पहले इसी सेंट्रल स्टूडियो में याकूब ने मेरे साथ आखिरी शूटिंग की थी। अल नासिर भी थे उस फिल्म में। वो कुछ अरसा पहले मर गए थे। कई बरस फिल्म बंद पड़ी रही। फिर वो अकेला के नाम से प्रदर्शित हुई। फिल्मी पर्दे पर थिरकने वाली परछाइयाँ ही तो फिल्मी कलाकारों के जीवन की वास्तविकता है। स्टूडियो को नष्ट करके वो असलियत हमसे छीनने का उन्हें क्या अधिकार है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता और अपने निर्माता दोस्त को भी मैं माफ़ नहीं कर सकता, चाहे उसने अपमान सचमुच किया है या मुझे वहम हुआ है। बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। बड़ी अच्छी योजना बना रखी है मैंने। उसके अनुसार शिखर दोपहर में वो और उसका पूरा यूनिट बम्बई शहर की सड़कों पर कैमरा लगाकर मेरा खूब इंतज़ार करेंगे और मैं उस समय दिल्ली की हवा खा रहा हूँगा। अपने आप नसीहत हो जाएगी। मैं पहुँच गया हूँ टेलीफोन के पास। क्या नंबर है? 343। आइए अब फ्लैशबैक शुरू करें।